गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या कह रहे हो करो। सुबोध व्हाट्सएप का मैसेज यहाँ डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दो एक बार कि क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा हाँ यार, मैं भूल गया, आप लोगों के बैच का टाइम 5:15 का है। आप लोगों का टाइम 5:15 का है। हाँ, दिमाग क्या सुन्न पड़ा हुआ इस टाइम पर। चलो सब लोग आ जाए एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, गर्ल्स वाले पे भी, गर्ल्स कोई हो तो डाल देना, बॉयज़ वाले पे भी डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई। तब तक अपन रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ट्रायंगल की विशेषताएं पढ़ी थी हमने, एक बार आप पढ़ते जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। बाहर वाले अंदर वाले ABC है, इनका टोटल 180 है, बाहर वाले XYZ है, इनका टोटल 360 डिग्री। ठीक है, जो पढ़ चुके थे पहले वो रिवीजन कर लें। किसी भी ट्रायंगल की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बनता है और ये दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये वाला बाहर ACD जो एंगल है वो A और B के बराबर है। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको मैं रिपीट कर दूंगा, या आपको भाषा समझ में नहीं आई तो उसको अपन अपनी भाषा में पढ़ लें। किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण समान होते हैं और समान कोण के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स भी इक्वल होंगी और साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल इक्वल होंगे। मेरे दिमाग से आज बिल्कुल निकल गई प्रियंका कि आपका बैच 5:15 से रहता है, मुझे 5 से दिमाग में था, इसलिए मैंने 5 बजे से स्टार्ट कर दिया। क्या इसके पहले वाला बैच लिया नहीं है एक्चुअल में? ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? इस पर कल हम परसों हम बात कर रहे थे, कोई भी एक भुजा, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे थे कि किसी भी ट्रायंगल में तीन भुजाएं हैं ABC, तो ये
मूलभूत नियम है इस चीज़ का कि किसी भी एक को आप ले लोगे, ये हमने परसों लास्ट बात यही की थी, ये बाकी दोनों के टोटल से हमेशा छोटी होगी। बी ले लोगे तो ये ए और सी के टोटल से हमेशा छोटी होगी। सी ले लोगे तो ये ए और बी के टोटल से हमेशा छोटी, कोई भी एक, किसी भी एक को चूज कर लो तो वो बाकी दोनों के टोटल से हमेशा छोटी होती है। गुड इवनिंग राहुल, ये हम परसों बात कर रहे थे जो हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, और ये एग्जाम्पल से मैंने आपको सिखाया था। इसी का उल्टा भी होता है, इसका उल्टा मतलब कोई भी एक भुजा बाकी दोनों के अंतर से हमेशा बड़ी होगी। b माइनस सी या c माइनस बी भी लिख सकते हैं, दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। b जो है वो a और c के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। c जो है वो a और b के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। यानी कि किसी भी एक भुजा को आप उठा लो तो दोनों नियम लगने चाहिए, बाकी दोनों के टोटल से हमेशा छोटी होगी और बाकी दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं कभी कभी कि उन्होंने तीन कोई भी नंबर दे दिए, 10 दे दिया, 15 दे दिया और 20 दे दिया, और आपसे पूछते हैं क्या इससे कोई ट्रायंगल बनना संभव है। तो आप इसको कैसे चेक करके बता सकते हैं, कोई भी एक भुजा को उठा लीजिए, वो इन दोनों के टोटल से छोटी होनी चाहिए, तो दोनों के टोटल से छोटी है, और वो भुजा इन दोनों के अंतर से, दोनों का अंतर कितने का है, 5, इनसे बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इन तीनों नंबर से हम कोई ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे मैं दूसरा एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल लूँ 4, 6 और 3। इसको आप देखेंगे तो इससे ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एक को उठा लीजिए, 4 को उठा लीजिए, 4 इन दोनों के टोटल से तो छोटी है, ये वाला नियम तो लग रहा है, लेकिन 4 इन दोनों के अंतर से बड़ी नहीं है, क्योंकि इन 13 और 6 का अंतर आ जाएगा 7, तो ये वाला नियम नहीं लग रहा। तो इसका मतलब इन तीनों भुजाओं से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रहा है सभी को? इससे तो ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन इससे ट्रायंगल नहीं बन सकता। एक ही को चेक करना है, वन को सबको चेक नहीं करना, किसी एक को दोनों नियम लगा के चेक करोगे तो चेक हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई? तो ये नियम था, ये चौथा वाला, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दोनों भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा भी बोल सकते हैं। ये भी अपन ने पढ़ लिया था, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। कोण बड़ा होगा तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। यदि कोण ए बड़ा है बी से, तो ए के सामने वाली BC जो है ये बड़ी होगी और AC छोटी होगी। ठीक है, ये भी पढ़ लिया था हमने। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसके सामने वाली भुजा की आधी होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। समांतर तो होगी, आप सीधी सीधी खींचोगे तो सीधी सीधी आएगी, पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली भुजा आधी होती है। ये सिद्धांत भी हमने पढ़ लिया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी खींचेंगे, इसको भी मैं और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। कोई भी ट्रायंगल है ABC और इस वाली भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींचो, जरूरी नहीं है कि वो आधे पे खींचो, कहीं पर भी खींच लो, कहीं पर भी अगर हम उसको खींच लें तो ये, अगर ये इसके पैरेलल है
पैरेलल ही आएगी। मतलब अपन ऐसे भी खींच सकते थे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे ऐसे ही खींचेंगे तो फिर ये पैरेलल नहीं कहलाएगा। अगर पैरेलल है, अगर आप इसके पैरेलल कोई रेखा खींच रहे हैं, ऐसी बिल्कुल सीधी खींच रहे हैं जो इसके पैरेलल है, और तो ये वाली भुजा को अगर अपन सी के बाद डी ई नाम दे दें भाई लोग, तो ये मैंने सिद्धांत आपको समझाया भी था कि ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ रही है वैसे वैसे कम हो रही है। तो ये जितनी भी कम हो जाएगी उतनी ही ये वाली भी कम हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए और डी, ए से डी और डी से डी जिस अनुपात में बटेंगे उसी अनुपात में ए से ई और ई से सी बटेंगे, उसी सेम अनुपात में ये भी बटेंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको मैं नंबर से समझाता हूँ तो आपको, ये सिमिलरिटी का सिद्धांत है। आप पे तो अपन ने पढ़ लिया था, पूरा पढ़ लिया। मान लीजिए थोड़ी देर को कि ये वाली भुजा 12 है पूरी और ये वाली भुजा 15 है, ठीक, और ये वाली भुजा 9 पूरी, ए बी 12 है पूरी, ए सी 15 है और ये 9, ठीक है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली भुजा अपन इससे कम होती जा रही है, ये वाली भुजा मान लीजिए 6 या 6 में थोड़ी देर को मैं सिंपली समझाऊँ कि 6 की जगह पे मान लो 4.5, कितनी होगी 4.5, मतलब आधी होगी। अगर इससे तुलना करें तो आधी होगी। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि फिर ये भी आधी हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी, ये 15 की आधी हो जाएगी, ये 7.5 हो जाएगी, ये भी 5। चूँकि ये आधी हुई है तो इसका मतलब आधे का टच किया होगा, तो फिर ये भी आधी आधी हो जाएगा। आधे का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया। अब मैं अगर ये बोलूँगा आपसे कि ये वाली 9 है और ये 6 हो गई, 9 से कितनी हो गई है, 6 हो गई। तो यानी कि अपन इसको न्यूमेरिकल्स में भी देख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका 2/3 हो गई है, 2/3 हो गई है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 कम हो गई है, यानी कि 1/3 कम हो गई। दोनों में से आपको जो सुविधा हो वो काम कर सकते हैं। तो जो इसका और इसका अनुपात है, किस किस का, बी सी का और डी का जो अनुपात है, वही अनुपात बी सी मतलब पूरी और ये कम हो गई, वही अनुपात इस पूरी का यानी कि ए बी का और ए डी का ऊपर वाले जो बची, यहाँ से ये बची है, इसमें से ये बची है। मैं कलर चेंज कर दूँ आपको बहुत समझ में आएगा। ये इसका और पूरी का, और वही अनुपात इस पूरी का ए सी का और जो बची है ये ए का। ठीक है, तो इसको कैसे अपन किसी को भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बी सी थी अपनी 9 और डी थी 6, ठीक है। अब अपन को ए बी पूरी पता थी 12 और अपन को ए डी निकालनी है, तो ए डी से करें। एक तो ये हो गया रिटर्न फॉर्म इसका, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। तो आप ये भी निकाल लो तो ये निकल आएगी 3 × 9, 3 × 6, 3 से काटोगे 4 और ए डी आ जाएगी 8। ये 8 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप किस नज़रिए से देखना हमेशा इसमें, सिमिलरिटी का सिद्धांत कहलाता है कि हम ये देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी कम हो गई, 1/3 कम हो गई। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो, दिख रहा है साफ साफ 1/3 कम हो गई। तो ये वाली भी पूरी भुजा का ये वाला जो पोर्शन है ये इसका 1/3 है, क्योंकि ये 1/3 कम हो गई, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये 1/3 इस वाली भुजा। तो ये वाला पोर्शन भी जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर वाली भुजा का 1/3 होगा, ये वाला पोर्शन 1/3 होगा। तो
तो 12 का 1/3 मतलब ये 4 हो जाएगा या, ठीक है, वो ध्यान से समझना है इसको। ऐसे ही ये पूरी 15 थी, तो ये वाला पोर्शन इसका 1/3 होगा, तो 15 का 1/3 मतलब 5, मतलब 15 में से 5 चला जाएगा और ये बचेगी 10। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? हम कम हुआ पोर्शन देखते हैं हमेशा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि ये वाली पूरी भुजा 12 है, ये वाली पूरी भुजा सॉरी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़ा सा साउंड में भी दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये वाली भुजा मान लो 6 है, ये 12 है, और ये 6 से 6 नहीं 8 ले लेते हैं इसको, और 8 से 6 हो, 8 से कितनी हो गई 6। तो हमें ये देखना है कि कितनी कम हो, ये इजी पड़ेगा आपको इसमें रखने की अपेक्षा। ये सिद्धांत तो है, सिमिलरिटी का सिद्धांत है, इसको भी नोट कर लेना, लेकिन हम मैनुअल देखेंगे। 8 से 6 हो गई यानी कि 2 कम हो गई, मतलब ये वाला पोर्शन 2 मतलब इसका 1/4 कम हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये उस वाली भुजा का 1/4 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगी, तो बाकी ये 2 बचेगी। 16 का 1/4 मतलब ये वाली 4 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? कितने पे चल रहा है? इससे बड़ा होगा 24 पे कर दो, 22 पे। ये सिमिलरिटी का सिद्धांत क्या है, ठीक है? जैसे जैसे ये ऊपर को जाके कम होती जाएगी, वैसे ये भी कम होती जाएगी, ये वाला इसी अनुपात में कम। इसको अनुपात से निकालना है आपको, तो अनुपात से भी निकालेंगे। यहाँ पर रख दोगे BC है 8 और DE है 6, और अपन को मान लो ये वाली निकालना है, तो ये वाला ले लेंगे। AC थी अपनी 16, तो अपनी AE निकल आएगी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, तो AE का मान 12 है। ये 12 आ जाएगा, 16 में से ये 12 है तो 4 हो गया, ठीक है? ये सिमिलरिटी कहलाती है, समरूपता का सिद्धांत कहलाता है। इसमें एक्चुअल में 2 ट्रायंगल बने, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है येलो कलर का, और एक ट्रायंगल बन रहा है रेड कलर का। इसको अगर अपन इंक्लूड कर दें रेड कलर, तो इसमें से अपन को केवल एक ही भुजा का कंपैरिजन है, चूंकि इनके एंगल बराबर है। ये आप समझते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है, अगर आप समझ पाएंगे बता पाएगा कि ये कौन से कोण है। गुड इवनिंग चेतन, ये कौन से एंगल है, ये वाले और ये वाले, इनको नाम दे पाएंगे आप, ये कौन से कोण है? हाँ वेरी गुड, संगत कोण है, करस्पॉन्ड। क्यों है संगत कोण श्रेया? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है तो संगत है, तो ये बराबर होगा, ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, और ये वाला तो है ही बराबर, ये दोनों का। चूँकि इनके कोण बराबर है सारे के सारे, तो ये सिमिलर है ना, समरूप है, इनका रूप एक साथ। तो इनकी इस भुजा में जो अनुपात होगा वही इस वाली बड़ी वाली में और इसमें होगा, इसका इसमें। ये सिमिलरिटी का सिद्धांत, ठीक है? क्लियर? चलो, ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो पॉइंट है, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा ये बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा ना, 4 बराबर बराबर बनेंगे, चौथा वाला 1/4 होगा, ठीक है? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगेगी, अभी अपन और आते हैं इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ से पढ़ना है अपन को मीडियन से। ये इसमें थोड़े से आप लोग कंफ्यूज हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बस आपको ट्रायंगल समझ में आ गया अच्छे से, तो आप ये मानिएगा कि आपको कोई भी मेंसुरेशन, टिक्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट कुछ भी पढ़ने से, कुछ भी समझने से नहीं रोक सकता। बस आपको एक बार अच्छे से ट्रायंगल समझ में आ जाए, सर्कल समझ में आ जाए, 2 चीज़ें होती हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन।
तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इसको बोलते हैं मध्यिका। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए भी नहीं। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने नाम सुना है मध्यिका का, कि मध्यिका कोई चीज़ होती है, मीडियन क्या होती है, या उसके बारे में कोई जानकारी है आप? तो क्या होती है मीडियन? मुझे 2 शब्दों में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको और इम्प्रूव कर पाऊँगा। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन मतलब क्या? क्योंकि 4 लाइनें खिंचती हैं, आप ध्यान रखें कि ये किसी भी त्रिभुज की किसी भी 3 वर्टेक्स में से किसी भी एक वर्टेक्स से उसके सम्मुख भुजा पर एक सम्मुख शीर्ष से एक लाइन खींची जाती है। 2 ट्रायंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना राइट एंगल में। अब राइट एंगल तो अपन पढ़ नहीं रहे चेतन अभी, उसके पहले टॉप से बेस पर जो डाली जाएगी वो 4 लाइनें डलती है, केवल मीडियन ही डलती है, ऐसी 4 लाइनें होती हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। एक का नाम मीडियन होता है, एक का नाम परपेंडिकुलर होता है, एक का नाम एंगल बाइसेक्टर होता है और एक का नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, लमसम। तो जैसा कि चेतन कह रहे हैं कि 90 डिग्री पे कट, वैसे तो देखो चेतन इसका नाम है मध्यिका, इसके नाम से कोई सेंस निकलता है। थोड़ा बहुत थोड़ी चीज़ें हमें ना लॉजिकल, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर डाली गई लाइन जो भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, एरिया और साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है, एरिया को 2 पार्टों में बांटती है। मध्य का नाम ही है उसका मध्यिका, यानी मध्य में से जाएगा। मध्य मतलब बीच में। तो त्रिभुज की किसी भी जरूरी नहीं है, और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग ये गलतफहमी दूर कर लेना, इसी से नहीं, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं होती हैं एक्चुअली, एक नहीं होती है ना। हम ऊपर से नीचे की तरफ भी पढ़ते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन होती 3। अभी हम किसी एक की बात कर रहे हैं। त्रिभुज की किस चीज से उसकी सामने वाली भुजा पर डाली गई एक रेखा, जो उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, मध्य में काटती है। चूंकि ये मध्य में काटती है, बिल्कुल बीच में काटती है, तो पंकज ने सिर्फ एक लंबवत रेखा जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। नहीं पंकज, आपने लंबवत शब्द जो यूज किया है वही बारीकी सीखनी है अपन को, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनकी भाषा तो मुझे समझ में आ रही है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बहुत कंफ्यूज है। तो मध्यिका का क्या काम है? सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। देखिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री में आपने ध्यान दिया हो तो पहले दिन से मैं आपको नाम पढ़ा रहा हूँ और नाम से उनका काम पढ़ा रहा हूँ। शून्य कोण क्या होता है, जब पहले तो हम नाम से उनके काम पढ़ते हैं क्या होते हैं, फिर हम उनके काम से उनका नाम जान लेते हैं, उनका नेचर जान लेते हैं। और सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं एक सुनार से मिला, आज मैं एक सुनार से मिला, तो क्या आप समझ जाएंगे कि वो क्या काम करता था जिससे मैं मिला था? मैं एक सुनार से मिला तो क्या आप समझ जाएंगे कि मैं वो क्या काम, उसका काम क्या होगा, वो क्या काम करता है? तो उसके नाम से हम उसका काम समझ समझ रहे? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, गोल्ड स्मिथ से मिला मैं, तो उससे समझ जाते हैं कि वो ज्वेलरी का काम करता है, उसके नाम से हमें उसका काम समझ में आ जाता है। और मैं कहूँ कि आज मैं एक फर्नीचर बनाने के लिए फर्नीचर की दुकान पे गया, या फर्नीचर के लिए मैं लकड़ी का काम कराने के लिए किसी के पास गया, तो क्या आप उसका नाम बता देंगे कि मैं किससे मिला होगा? मैं अपनी लकड़ी का काम कराने के लिए उससे गया। चेतन कारपेंटर, लकड़ी का काम, ठीक है, बड़े से मिला। तो अपन ये
अपने को पता है, अपन उसका काम से उसका नाम बता देते हैं, नाम से उसका काम बता देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे सीखना चाहिए कि मध्यिका, अगर किसी ने कह दिया कि मध्यिका, तो उसके नाम से हम उसका काम समझ जाए कि मध्यिका का काम क्या है, या फिर हमें वो काम बता दें कि एक रेखा जिसने इसको आधे आधे पे बांटा, तो हम इसका नाम बता देंगे कि यार ये तो मध्यिका है, फिर क्योंकि ये आधे आधे पे काट रही है। तो नाम से उसका काम बता देना और काम से उसका नाम बता देना, ये दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो मध्यिका का क्या काम है, किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख रेखा पर डाली गई लाइन उसे दो बराबर भागों में बांटती है, ये मध्यिका का पहला काम। मीडियन क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये भी है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने बच्चे इसको यस करेंगे और नो करेंगे? क्या ये सही है, मध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाती है? कुछ लोग यस कर रहे हैं, कुछ लोग नो कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मध्यिका का काम नहीं है। मध्यिका का काम है चीज़ों को बीच में से बांटना, उसका काम 90 डिग्री का कोण बनाने का नहीं। मीडियन कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। अगर आपके दिमाग में कोई फितूर घुसा हुआ है तो उसको निकाल लीजिए। किसी विशेष परिस्थिति में उस लाइन को मध्यिका परपेंडिकुलर सब बोल सकते हैं आरेख, लेकिन मध्यिका कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तो क्या है कि अपन ने ये ट्रायंगल ऐसा बना लिया। मैं आपको, आप 90 डिग्री के कोण में समझते हैं ना, एल का शेप बनता है। जो लोग यस कर रहे थे उनका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ट्रायंगल हमेशा एक अच्छे से साइज का ही नहीं होता, ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक ट्रायंगल है। अब इसकी मध्यिका आप खींचोगे तो मध्यिका तो इसको बीच में से बांटेगी, मतलब लगभग यहाँ पे बांटेगी। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, ये वाला या ये वाला? अब आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो मध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। मध्यिका का क्या काम है, इस भुजा को बराबर बराबर भागों में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या तो हमें आता हो या नहीं आता। ठीक है, तो मध्यिका क्या काम करती है, पहला तो नोट कर लेना कि मध्यिका हमेशा त्रिभुज के भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरा काम मध्यिका, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि ये अगर मान लें ये त्रिभुज ABC है और इसको मैं D बोल दूं, तो आप एक तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि BD और DC बराबर होंगे, बराबर बराबर भागों में बांट दिए, मतलब BD और DC बराबर होंगे। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि BD जो है वो पूरी वाली भुजा का, पूरी मतलब BC का आधा होगा, या DC BC का आधा। शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ना, नॉर्मली चीज़ों को समझते रहे। ठीक है, दूसरा एक और काम भी है इस मीडियन का, जिसको आपको नोट करना है। इस ट्रायंगल के एरिया को भी दो बराबर भागों में, चूंकि आधे पे आ रही है, बिल्कुल आधे पे आती है, तो अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 100 है तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देती है, 50। क्लियर? तो मध्यिका के हमने दो काम समझ लिए। पहला काम है कि वो इस भुजा को, जिस भुजा पर डाली जाए, अगर इस वाली भुजा की जगह इस वाली भुजा पर डाली जाती तो इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये दो काम मध्यिका के। हमेशा ये इमेजिन नहीं करना कि सामने ऊपर से नीचे की तरफ ही मध्यिका ढलती है। मध्यिका किसी भी एक शीट से उसकी सामने वाली भुजा पर डल सकती। इसके अलावा जब हम त्रिभुज में तीन मध्यिकाएं डालते हैं तो ये किसी एक बिंदु पर इसको एक को क्रॉस करते हैं। पर्टिकुलर जरूरी है, अति आवश्यक है कि वो किसी एक बिंदु पर उसे क्रॉस करेंगी, करना ही पड़ेगा या करती है। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये क्रॉस करती हैं उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं।
मध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसे सेंट्रोइड कहा जाता है या केंद्रक कहा जाता है, हिंदी में उसे केंद्रक। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे अपन को। आगे चल के कोई बोलेगा कि ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड अपन समझ जाएंगे इसका नाम सुनते कि यार इसमें सेंट्रोइड है तो इसमें एक दो के रूप में, सॉरी ये मध्यिकाओं ने काटा। सेंट्रोइड का एक काम और भी है, सेंट्रोइड का आपने नोट कर लिया, अब सेंट्रोइड का काम नोट कर लीजिए। सेंट्रोइड किसी भी मध्यिका को 1-2 के अनुपात में, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 1-2 के रेशियो में बांटता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसको अब उसमें से एक हिस्सा कौन सा होगा, दो कौन सा होगा, तो जो शीर्ष की तरफ है वो दुगना होगा, जो भुजा की तरफ है वो एक। अगर मैं कहूँ कि ये पूरी मध्यिका की लंबाई 15 है तो मैं पूरे विश्वास के साथ देता हूँ कि अगर ये सेंट्रोइड है तो ये वाला हिस्सा 5 होगा, ये वाला हिस्सा 10। केंद्रक मध्यिका को 1-2 के अनुपात में काटते हैं। ठीक है, ये केंद्रक का काम। इसके अलावा अगर हमने तीनों मध्यिकाओं को डाल दिया, तीनों मध्यिकाओं को डाल दिया तो केंद्रक पे काटेंगे तो ये त्रिभुज 6 बराबर बराबर भागों में विभाजित। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 6 बराबर बराबर भागों में विभाजित। 6 भाग देखो, 6 भाग बराबर, सारे के सारे बराबर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो, कि केंद्रक से अगर तीनों शीर्षों को मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज को 3 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर इसमें से हमें किसी एक भाग का क्षेत्रफल दे दिया कि इसका 50 है तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसका भी 50 होगा और इसका भी 50 होगा और पूरे का 150। ठीक है, ये केंद्रक का काम। और जब हम इस लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें और समझ पाए, समझदार हो तो मैं इस लाइन को कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये ट्राइंगल है, ये इसकी मध्यिका है, क्योंकि ये मध्यिका ही आ रही है ना पूरी, तो ये पूरा 50 था तो ये 25-25 हो जाएगा। ऐसे ये भी इस ट्राइंगल की भी ये मध्यिका है तो ये भी 25-25 हो जाएगा, और ये इस ट्राइंगल की मध्यिका है तो ये भी 25-25 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 6 बराबर भागों में बांट। और ठीक है, तो ये मीडियन और मीडियन से रिलेटेड हमें जानकारी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमने मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पूरा या खत्म कर दिया, धीरे 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 हम उसको कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमने मीडियन को, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था मध्यिका क्या होती है, तो मध्यिका को हम धीरे धीरे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यिका क्या होती है, कैसे होती है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम ये सीख गए कि त्रिभुज की मध्यिका का कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाली गई एक रेखा जो उसे 2 बराबर भागों में बांटती है वो मध्यिका कहलाती है, और मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, और तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती है उसे केंद्रक बोलते हैं,
और केंद्रक मध्यिका को 1:2 के अनुपात में बांटता है, ठीक है, और केंद्रक पूरे त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। इतना क्लियर है? चलो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। शीर्ष लंब, हिंदी में बोलते हैं उसको शीर्ष। जो क्या नाम है, अभी एक शब्द यूज किया था ना आपने, लंबवत शब्द, वो लंबवत शब्द इसमें यूज होता है, मध्यिका में यूज नहीं होता। त्रिभुज की किसी भी शीर्ष से, पंकज है बात, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाली गई रेखा अगर उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है या समकोण बनाती है तो वो भुजा शीर्ष लंब कहलाती है। इसका अपना अलग नाम है, इसका अपना अलग काम। परपेंडिकुलर, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी। अगर मैं आपको इस वाले ट्रायंगल में दिखाऊं तो दोनों साफ साफ दिखेंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे समझ भी पाएंगे। अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बना रहा तो आप इन दोनों रेखाओं में, इसमें और इसमें मुझे अंतर करके बता दें। ये मान लो ए है और ये बी है, आपको थोड़ी सी भी समझ होगी तो ये सीधी आ रही है, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण के लिए एल का शेप बनाइए, और ये आधे आधे पे काट रही है तो ये क्या हो जाएगी, ये मीडियन हो जाएगी। ये मीडियन है और ये परपेंडिकुलर, दोनों में अंतर है, दोनों का अलग अलग नाम है, दोनों का अलग अलग काम। आप लोग क्या सब मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में अपन को सब समान सा दिखता रहता है, इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसका अलग काम है और इसका अलग काम है, मीडियन का अपना काम है, परपेंडिकुलर का अपना काम। तो त्रिभुज की किसी भी भुजा पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाली गई रेखा अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो लंब कहलाती है, शीर्ष लंब कहलाती है। लंबवत शब्द का मतलब ही है 90 डिग्री का कोण। समझ रहे हैं बात? लंबवत शब्द का मतलब ही है 90 डिग्री का एंगल। और इसी को त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं। हम ऊंचाई किसको बोलते हैं? पंकज, तुम्हारी ऊंचाई कितनी? पंकज, तुम्हारी ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी? छह फीट के आसपास। बताओ अपन को अपनी एक्यूरेट ऊंचाई। तो आप जैसे राहुल शर्मा की, चलो माने राहुल शर्मा कह रहे हैं 172 सेंटीमीटर, तो राहुल शर्मा 172 सेंटीमीटर आपने कब नापी थी? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, किसने नापी थी और वो आपकी ऊंचाई क्यों कहलाती है? वो आपकी ऊंचाई क्यों कहलाती है? आप उसको ऊंचाई क्यों बोलते हैं? क्या जब आपकी ऊंचाई नापी गई तब आप जमीन पर 90 डिग्री का कोण बना के खड़े थे, या आपसे जब भी आपकी ऊंचाई नापी जाती है तो कहा जाता है कि सीधे खड़े हो जाओ? अगर आप ऐसे भी खड़े हो तो ऊंचाई गलत हो जाएगी, ऐसे खड़े हो तो ऊंचाई गलत हो जाएगी। यानी कि जो भी चीज़ जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएगी तभी वो ऊंचाई कहलाएगी। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट समझिए मेरे। दीवार कितनी ऊंची है? तो दीवार को हम ऊंची इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दीवार जमीन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो जो भी चीज़ जमीन पर लंबवत होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वही हाइट कहलाएगी। हाइट कुछ और नहीं होती, हाइट मतलब जो स्ट्रेट है जमीन पर, जो भी वस्तु जमीन पर ग्रेविटी के कारण 90 डिग्री पर चिपकी है वो उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और हम सभी जाने अनजाने में, हमें अब उसका फर्क पड़ना बंद हो गया, हम उसके यूज टू हो गए, लेकिन हम सभी जमीन से 90 डिग्री के कोण पर चिपके हुए।
हम सभी जमीन पर 90 डिग्री के कोण पर चिपके। तो जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है ना, एक ही चीज़ है। उसको शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं या त्रिभुज की ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो फिर वो पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी। अपन अभी राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे। पाइथागोरस की थ्योरम तो आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए कि जब त्रिभुज के अंदर तीनों परपेंडिकुलर, तीनों शीर्ष लंब, जिस बिंदु पर ये भी 90 डिग्री का कोण बनाना और ये भी 90 डिग्री का कोण, तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र बोलते हैं। ये रोज गिरती है, इसे लंब केंद्र, इंग्लिश में बात करूं ऑर्थो सेंटर। यही क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे व्याकरण के एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन आ रहा है। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको क्या बोलते हैं। इसी टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और एक छोटी सी चीज है, बस ये मेन प्रोस्पेक्ट है ज्योमेट्री का, जिसको आप विधिवत समझ लें। मेरी गारंटी है जो मुझसे पहले नहीं पढ़े उसमें से बहुत ही रेयर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो इसमें हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा किसी में किसी को घुसेड़ देते हैं, किसी में किसी को घुसेड़ देते हैं और आखिरी में नतीजा जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया लंब केंद्र किसको बोलेंगे। अभी इसके इनसे रिलेटेड ख़त्म नहीं हो रहा। मैं एकदम से बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पढ़ाता आपको कि वो याद रखने में मिक्स हो जाए। मैं मिक्स नहीं कराना चाहता, कभी भी मिक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अपनी अभी भी स्टूडेंट लाइफ को भूला नहीं हूँ। मैं जैसे पढ़ना पसंद करता था, कोई टीचर आया उसने पढ़ाना शुरू किया, 5 मिनट तो समझ में आया, उसके बाद में उतना घच्चे पच्चे कर दिया कि समझ में नहीं आता था कि क्या कह के चला गया। उन्होंने अपने 40 मिनट काटे और कह के चले गए। तो लगता था कि 40 की जगह 30 ही पढ़ा देते हैं, लेकिन कम पढ़ाता, लेकिन समझ में तो आ जाता। वो इतने कन्फ्यूज़ हो गए कि वो समझ में ही नहीं आया। मैं कभी भी, तो मुझे जो पसंद था कि सिस्टम होना चाहिए कि एक एक करके चीज़ें पढ़ें, एक एक करके डिस्क्राइब करें, वैसे ही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उसमें आपको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद वही कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और है जिसको आप अभी से इसलिए याद रखना कि अपन उसको 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो फिर अपन को याद हो जाएगी कि जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे आगे, समकोण त्रिभुज तो समझते हैं ना, जिसमें 90 डिग्री का कोण, तो बस इतना सा ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज़, इस समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है ये, वो यहाँ पर होता है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये दोनों भुजाएं लंबवत है, ये इस पर लंबवत है, ये इस पर लंबवत है, तो इनको मिलाने वाली रेखा ही ऑर्थो सेंटर होगी। यहाँ पर तो ये अलग अलग 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों भुजाएं यहीं पे 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर हमेशा समकोण बनाने वाली भुजाओं का मिलान बिंदु होता है। इसको याद रखना। तो दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, तीसरी बार रिवाइज कराऊंगा, चौथी बार में आपको याद रहेगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यहाँ पर, बाकी सारे ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे होगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर, ठीक है। अब मैं तीसरी लाइन पढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरी लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। कई बच्चे तो बाइसेक्टर में ही कंफ्यूज रहते हैं। तमाम सारे बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हैं? बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना।
और ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 भागों में बांटना। तो इसका अगर हिंदी में अपन अर्थ निकालने की कोशिश करें, एंगल का मतलब कोण और बाइसेक्टर का मतलब समद्विभाजक। द्वि मतलब 2 भागों में बांटने वाली नहीं, लेकिन किसको बांटने वाली? अभी जो हमने मध्यिका पढ़ी थी, वो मध्यिका किसको 2 बराबर भागों में बांट रही थी? तो आप अगर अभी भूले नहीं हो, आज ही की बात है, तो मध्यिका सामने वाली लाइन को आधे आधे में बांट रही, इस लाइन को आधे में बांटती है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है, उसको इस लाइन से मतलब नहीं है, इस कोण को आधा आधा बांटते हैं। एंगल बाइसेक्टर किसको आधा आधा बांटता है? लाइन को नहीं बांटता, एंगल को आधा आधा बांटता। एंगल को आधा आधा बांटने वाली लाइन, उसको इससे मतलब नहीं ये बराबर बांटेगी कि नहीं बांटेगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर ये कोण 60 डिग्री का था तो ये 30-30 का हो। इसका काम एंगल को बांटने का है, ठीक है। इसमें शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अच्छा, आप बताना जितना अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में। इसको क्या बोलोगे? इस लाइन को क्या बोलोगे? एमपी क्या होता है? जब मनोरंजन और चेतन, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो तुमने इस सीजन में फूल गोभी ज़्यादा खा ली है और फूल गोभी में आ रहे थे कीड़े, तो या तो तुम बहुत सारे वायरस के कीड़े खा गए, है ना? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या ये लाइन आपको इस लाइन को आधे आधे में बांटती दिख रही है? मतलब ऐसा कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो आप या तो सावन में अंधे हुए। इसको कोई भी अंधा व्यक्ति भी मीडियम तो नहीं बोलेगा कम से कम, क्योंकि मीडियम का काम है इस भुजा को आधे आधे में बांटना। और इसकी लेंथ से ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आधा आधा तो नहीं है कम से कम। तो कम से कम और भी कुछ बोलते, कम से कम मीडियम तो नहीं बोलेगा। चेतन, तुम आज शनिवार भी, आज कहीं पे शनि मंदिर हो ना, थोड़ा सा सरसों का तेल लेके और शनि महाराज पर चढ़ाया हुआ 250 ग्राम लेना, उसमें से 125-125 ग्राम उनके ऊपर चढ़ाना और 100-125 ग्राम अपने ऊपर चढ़ा लेना और बढ़िया मालिश कर लो, पूरे सिर में लगा लो और पूरे शरीर में लगा लो, है ना? तो हो सकता है कि शनि उतर जाए तुम्हारा। ये चूंकि सीधी आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, बोर्ड पर भी अपन को दिख रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। दूसरा, अगर मैं ये कहता हूं, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। दूसरा, अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाली लाइन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है और ये लाइन यहाँ आ रही, तो ये चूंकि आधे आधे में काट रही है तो मैं इसको बोलूँगा परफेक्ट मीडियम। चूंकि आधे में काट रही है इसलिए मीडियम। बहुत सीरियसली पढ़ना भाई। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें मैं अपनी बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कोई मेरे अलावा कोई नहीं कराएगा आपका। अभी भी आप अगर मजाक में पढ़ रहे हो, यूँ ही हल्के में पढ़ रहे हो, तो ये गलतफहमी दूर कर देना। और तीसरा मैं बोलूँ कि अगर ये पूरा एंगल था और ये एंगल को बीच में से काटती हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, ABS। ठीक है। तीनों लाइनों का अपना अपना अलग अलग काम है, तीनों का अपना अलग अलग नाम है, किसी को भी एक दूसरे में मत घुसेड़ो।
है ना। सुनार से लोहार का काम, लोहार से सुनार का काम, धोबी से आप बर्तन मजवाओगे, है ना, बढ़ई से आप पुताई करवाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जो नाम है वही काम करे, जिसका जो नाम है वही काम करे। अब चेतन आप कह रहे हो कि ये बंदा ना हाथ में कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, क्या लेके खड़ा है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी समझते हो? मैं आपके सामने एक फोटो डालूं और एक बंदा कुल्हाड़ी लेके खड़ा है और आप उसको देख के बोलो कि यार ये तो है ना सुनार है, तो इसके अलावा मूर्खता के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। तो ये एंगल बाइसेक्टर है। फिर आप कहते हो कि सर आप मजाक उड़ाते हो, तो मजाक आप चाहते हो कि आपका मजाक ना हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम है? वो ऊपर के एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। इसको एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, उसको भी आप नोट कर लेना कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, तो ये इन भुजाओं को, कौन कौन सी भुजाओं को? ए बी और बी डी को जिस अनुपात में बांटेगा उसी अनुपात में वो ए सी और सी डी को भी बांटेगा। ये इसका भी काम है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी और बी डी का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो ए सी का और सी डी का। ये एंगल बाइसेक्टर का काम है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तो फिर आपसे पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये वाली भुजा 12 है और ये वाली भुजा 15 है और ये वाली भुजा 4 है, तो मैं ये वाली इनको देख के ही बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? इसका और इसका जो रिलेशन है, अगर आप देखें तो ये इसकी 1/3, ये भी इसकी 1/3 ही है। लेकिन ये केवल कौन करता है? मिक्स नहीं करना। बस आप इतना सा ध्यान रखना कि चीज़ों को मिक्स नहीं करना। ये किसका काम है? मीडियम का काम नहीं करती ये वाला काम। ये काम केवल कौन करता है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। इसके अलावा जब त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये यहाँ से भी इस एंगल का आधा खींचा जाए और यहाँ से भी इस एंगल का आधा खींचा जाए, तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं। अंतः केंद्र बोलते हैं। अब आप पूछोगे अंतः केंद्र क्यों बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्हें अंतः केंद्र क्यों बोलते हैं? अंतः केंद्र इसलिए बोलते हैं कि अभी आगे चल के जब इस त्रिभुज ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाएंगे ऐसा, तो ये इस ट्रायंगल इस सर्कल का भी ये केंद्र होगा। इसलिए इसे, चूंकि ये अंतःवृत्त इंटीरियर सर्कल का सेंटर है, इसीलिए इसे इंटीरियर सेंटर बोलते हैं। इसका नाम इंटीरियर सेंटर इसलिए अंतः केंद्र। और तो क्या आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या है? क्या आप इस लाइन को पहचान पा रहे हैं कि ये लाइन क्या है? ये लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ इस सर्कल के फॉर्म? रेडियस। तो चूंकि सर्कल की रेडियस तो बराबर होती है, इसका मतलब ये वाली भुजा की रेडियस होगी और ये वाली भुजा की रेडियस। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन सेंटर से तीनों भुजाओं की दूरियां हमेशा बराबर? देखो रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, समझ जाओगे ना। तो आप ये नोट कर लीजिए कि इन सेंटर से हमेशा क्या होता है, तीनों भुजाओं की दूरियां, जिनको कि हम अभी हम सर्कल नहीं बना सकते, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि तीनों भुजाओं की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। इन सेंटर से तीनों भुजाओं की दूरी, देखो इन सेंटर से ये शीर्ष की दूरियां हैं, शीर्ष की दूरियां बराबर नहीं होंगी,
कौन सी वाली बराबर होंगी? भुजा। आप समझ गए कि वो क्यों बराबर होंगी, क्योंकि वो रेडियस बनाएंगे आगे जाके। क्लियर है? आगे बढ़ो। 3 लाइनें पढ़नी है अपन ने, कौन कौन सी? मीडियन, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर। चौथी की बात करता हूँ, चौथी को भी आज ही कंप्लीट कर लें, फिर कल अपन इनको रिवाइज करेंगे। चौथी लाइन अलग से नहीं होती, और इसमें जो भी क्वेरी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वेरी उठेंगी आपके मन में, तो वो क्वेरीज भी आप पूछते जाइएगा। आज पूछना आज पूछ लीजिएगा, कल पूछना कल पूछ लीजिएगा। प्रश्न बहुत सारे उठेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं कि शुरुआत में तो ऊटपटांग क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, जब सीरियस पढ़ाई आती है तो उसमें क्रॉस क्वेश्चन केवल वही कर पाएगा जो पढ़ेगा, है ना। क्योंकि उसमें जैसे शुरुआत में नंबर सिस्टम में कोई पूछ लेता है कि यहाँ पे 5 होता तो 6 होता, तो यहाँ नहीं पूछ पाएगा। यहाँ तो वही बच्चा पूछ पाएगा जो वाकई में पढ़ाई करेगा, तब उसकी क्वेरी जनरेट होंगी। वो तो एक सिंपल सा सिद्धांत है, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, और नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके मन में तभी उठेंगे। और ये मैंने आपसे ज्योमेट्री पढ़ाने के पहले ही बोल दिया था कि आपके पास में जो भी बुक हो, वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए एक ही बार में सीख जाओगे। ये 10 साल की 12 साल की ज्योमेट्री अपन 15-20 दिन 1 महीने के अंदर ही सीख जाएंगे, बशर्ते आप स्कूल लेवल की बुक्स लगा लो। 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास, उसमें जो ज्योमेट्री का चैप्टर था ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल, वहाँ से पढ़ना। अभी तो आप ट्रायंगल से रिलेटेड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगाइए तो आपका काम होता जाएगा आपके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी बुक में सिलेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे और वैसे आप लगाएंगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे। ये लास्ट लाइन और पढ़ लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब के, नहीं, लंब समद्विभाजक। वैसे तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लाइनें तो 3 ही होती हैं, ये चौथी जो है ये मीडियन और परपेंडिकुलर को मिला के बनती है। मीडियन मध्यिका और शीर्ष लंब को मिला के बनती है। मतलब एक ऐसी लाइन जो कि आधे आधे पे भी काटती है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। जो कि आधे आधे पे भी काटती है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। लंब समद्विभाजक कहलाती है, दोनों काम करती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये मीडियन और परपेंडिकुलर का मिक्सचर है, यानी कि लंबवत भी हो और समद्विभाजक भी हो, भुजा को भी काटती हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी, आधे आधे पे काटेगी, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी और आधे आधे पे काटेगी। ये लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। तो इसके बारे में भी हाल एक तो ये याद रख लीजिए कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों काम करेगी, और ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करती है उसे सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर भी बोल सकते हैं, सर्क्यूम सेंटर, सर्क्यूम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं। धीरे धीरे याद होंगे, आज पहली शब्द ही पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आज याद नहीं होंगे। परिकेंद्र इसको इसलिए बोलते हैं कि जब आगे चल के इस ट्रायंगल के परिवृत्त बनेगा, परिवृत्त मतलब बाहर की तरफ जो वृत्त बनेगा ये उसका केंद्र होगा। अंतर केंद्र में अंदर वाले वृत्त का केंद्र था, ये बाहर वाले में बाहर वाले वृत्त का केंद्र होगा। तो ये वाली लाइन फिर क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी।
यानी कि अब आप क्या समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि परिकेंद्र से तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर होंगी। परिकेंद्र से क्या बराबर होता है? तीनों शीर्षों की दूरी, वर्टेक्स की दूरियां बराबर होंगी। जबकि अंतः केंद्र से क्या बराबर थी? अंतः केंद्र से ये वाली थी। अगर आप अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र से ये वाली बराबर थी, क्योंकि अंदर सर्कल बनता है उसमें ये वाला। लेकिन वो किस कंडीशन में बनता है? एंगल बाइसेक्टर। तो अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं और परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, तो कल मैं कोशिश करूंगा आपकी क्लास लेने की, लेकिन अगर लेने की स्थिति में रहा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, नहीं तो मंडे को तो लगेगी, तब तक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अभी राहुल शर्मा यस और नो करें। नो राहुल शर्मा नो। अगर तुमने यस और नो किया है उसमें तो मैं नो कर देता हूँ, पर उसको पूछने का तरीका तुम्हारा गलत है। बहुत कुछ क्लियर होगा ज्योति, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है, धीरे धीरे अपन चीज़ों को समझ लेंगे। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको तो फिर आपको क्वेश्चंस लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।